28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के तेहरान शहर पर बमबारी कर दी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई मारे गए। इसके बाद से ईरान ने जो जवाबी हमला किया उसमें सबसे बड़ा निशाना बना मिडिल ईस्ट, और उसमें भी बहुत ज़्यादा अटैक किए गए सऊदी अरब पर। सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाते हुए ईरान ने उसे ध्वस्त कर दिया। इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, जिससे सऊदी अरब के साथ साथ दुनिया के काफ़ी बड़े हिस्से का ट्रेड जो है उस पर रोक लग गई। मतलब ये कि यूएई को छोड़ दें तो ईरान ने सबसे ज़्यादा नुकसान सऊदी अरब को पहुंचाया है। लेकिन क्या आपको पता है कि सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी आज से नहीं है, बल्कि आज से करीब 1400 साल पहले इस लड़ाई की नींव पड़ी थी। आज मैं आपको ईरान और सऊदी अरब के बीच की जंग की पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। क्या सिर्फ अमेरिका का सपोर्टर होने की वजह से ईरान सऊदी अरब से लड़ता है, या फिर इसके पीछे कोई और भी वजह है? ये पूरी कहानी जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, यूपीएससी आज भी इंडिया के सबसे टफ एग्जाम्स में से एक है। हर साल 10 लाख लोग इस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं या फॉर्म भरते हैं। अब यूपीएससी के लिए पढ़ते तो सब हैं, पर प्रीलिम्स वही निकालते हैं जो सही टाइम पर खुद को टेस्ट करते हैं। और सेल्फ टेस्टिंग का वो फॉर्मूला हमने एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर महीनों की मेहनत के बाद तैयार किया है, वो भी सिर्फ आपके लिए। हिस्ट्री कनेक्ट की यूपीएससी टेस्ट सीरीज को हमने इसी पर्पज से डिजाइन किया है कि आपका प्रोकास्टिनेशन खत्म हो जाए, टाल मटोल वाली बातें ना रह जाएं। एक प्रॉपर टाइम बाउंड शेड्यूल के साथ आपको 15 टेस्ट मिलेंगे जो पूरे सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। इसमें सिर्फ आंसर नहीं होंगे, बल्कि इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको, जो आपको यूपीएससी माइंडसेट में ट्रेन करेगी। आपको पता है कि मैं अपने कंटेंट की क्वालिटी से कभी भी समझौता नहीं करता हूं, और वही सीरियसनेस आपको इन टेस्ट पेपर्स में भी दिखेगी। अगर आप इस साल के प्रीलिम्स को लेकर सीरियस हैं और एग्जाम देना चाहते हैं, तो इस टेस्ट सीरीज को मिस करना एक बड़ी गलती हो सकती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट्स में मिल जाएगा, वहां जाकर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और अभी तुरंत चेकआउट कीजिए। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। यह साल था 632 ईस्वी। इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब का इंतकाल हुआ। इस डेथ से ही एक ऐसा सवाल खड़ा हुआ जिसका कोई क्लियर जवाब नहीं था। सवाल यह था कि अब इस्लाम की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। एक ग्रुप कह रहा था कि लीडरशिप पैगंबर मोहम्मद के खून में होनी चाहिए, यानी कि उनके कजिन और दामाद अली इब्न अबी तालिब में। यही लोग बाद में शिया यानी पार्टी ऑफ अली कहलाए। वहीं दूसरा फैक्शन कह रहा था कि लीडरशिप में योग्यता और कम्युनिटी कंसेंसस को ध्यान में रखा जाए। इन लोगों ने अबू बकर को पहला कैलिफ चुना। यही मेजॉरिटी आगे चलकर सुन्नी कहलाई। अब ये कोई छोटा मोटा डिसएग्रीमेंट नहीं था, ये एक तरह का पॉलिटिकल उत्तराधिकार का क्राइसिस था। इसी क्राइसिस ने आगे चलकर 48 साल बाद करबला की लड़ाई को भी जन्म दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मौत के 48 साल बाद यानी 680 ईस्वी में आज के इराक की यूफ्रेट नदी के पास करबला के मैदान में जंग हुई। इस जंग में चौथे खलीफा अली के बेटे इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ यजीद की उम्मय्यद सेना से लड़े। इन 72 लोगों ने झुकने से इनकार किया, और उस दिन जो हुआ वो शिया मुस्लिम ग्रुप में एक परमानेंट जख्म बन गया। हुसैन और उनके लगभग सभी साथी मारे गए, उनके परिवार को कैद किया गया। तब से लेकर आज तक हर साल आशुरा के दिन दुनिया भर के शिया मुस्लिम इस याद को जीते हैं। एक ऐसी ग्रीफ जो 1300 साल बाद भी उतनी ही ताज़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शिया और सुन्नी करबला के बाद से ही लड़ने लगे थे। हिस्टोरियंस बताते हैं कि करबला के बाद भी सदियों तक सुन्नी और शिया कम्युनिटीज एक दूसरे के साथ मोटे तौर पर शांति के साथ ही रहे। इस्लाम का ये विभाजन तब इतना तीखा नहीं था। लेकिन सवाल ये आता है कि फिर इस लड़ाई को धार कैसे मिली, और कैसे ये लड़ाई ईरान और सऊदी अरब की लड़ाई में रेलेवेंट है। इसके लिए हमें जाना होगा 16वीं सदी में। 1501 ईस्वी में ईरान में एक नई डायनेस्टी का उदय होता है। इस डायनेस्टी का नाम था सफाविद डायनेस्टी। शाह इस्माइल प्रथम ने यहाँ पर 12वीं शिया इस्लाम को ईरान का ऑफिशियल स्टेट रिलीजन घोषित किया। ये एक क्रांतिकारी कदम था। पहली बार किसी एम्पायर या स्टेट ने शिया आइडेंटिटी को ऑफिशियल आइडियोलॉजी बनाया था। इसके जवाब में ऑटोमन एम्पायर ने, जो सुन्नी खिलाफत का सिंबल था, उसने खुद को सुन्नी ऑर्थोडॉक्सी का डिफेंडर डिक्लेयर किया। अगले 150 साल तक इन दोनों एम्पायर्स ने इराक, कॉकशस और एनातोलिया में खूनी लड़ाइयाँ लड़ी। आखिर में ट्रीटी ऑफ जुहार, जिसे ट्रीटी ऑफ कासर शरीन कहते हैं, उसके थ्रू इस लड़ाई पर रोक लगी। 1639 में हुई इस ट्रीटी ने ऑटोमन और सफाविद एम्पायर के बॉर्डर्स को फिक्स किया। एग्जाम्पल के लिए
इराक जो था उस पर ऑटोमन का कंट्रोल हो गया और ईरान पर सफाविद का रूल हो गया। कैम्ब्रिज इरानियन स्टडीज के स्कॉलर्स इस ट्रीटी को एक वाटरशेड मोमेंट मानते हैं। वो मोमेंट जब रिलीजियस आइडेंटिटी को ऑफिशियली स्टेट पॉलिसी बना दिया गया, और यही टेम्पलेट आज आपको सऊदी ईरान राइवलरी में दिखेगी। यानी कि रिलीजन जो है वो टूल बन गया और जो स्टेट था वो एक तरह से ब्रांड बन गया। अब कहानी में आगे बढ़ते हुए फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 20th सेंचुरी में। यहाँ एक ऐसा ट्विस्ट है जो आप में से बहुत सारे लोगों को सरप्राइज करेगा। 1950s और 1960s में सऊदी अरेबिया और ईरान ये दोनों दुश्मन नहीं, दोस्त हुआ करते थे। दोनों के सामने एक कॉमन एनिमी था, सोवियत यूनियन और इजिप्ट के जमाल अब्देल नासिर। नासिर द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन 1950 और 60 के दशक में अरब एकता का एक बहुत ताकतवर आंदोलन था। इसका मकसद था भाषाई, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आधार पर अरब के देशों को वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के खिलाफ एकजुट करना। इस आंदोलन को सेकुलर पैन अरबिज्म के नाम से जाना जाता है और नासिर का ये आंदोलन अमेरिका को खटक रहा था। फिर अमेरिका ने ईरान और सऊदी अरब इन दोनों कंट्रीज को मिडिल ईस्ट स्ट्रेटजी का ट्विन पिलर बनाया। सऊदी किंग फैजल और ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी दोनों असल में यूएस के सपोर्ट वाले राजतंत्रात्मक देश थे। दोनों अपने अपने देशों में ताकतवर बन रहे थे क्योंकि दोनों को सोवियत के बढ़ती ताकत का डर था। इस तरह अमेरिका, ईरान और सऊदी अरब ये तीन देश आपस में सोवियत के खिलाफ अपनी दोस्ती निभा रहे थे और ये दोस्ती 1979 तक चली। फिर 1979 में कुछ ऐसा हो गया जिसने इस पूरे ही समीकरण को बदल दिया। 79 में ईरान में होती है इस्लामिक रेवोल्यूशन। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी ने ईरान के राजा रजा शाह पहलवी की ताकत को उखाड़ दिया और इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना की। इन्होंने एक ऐसी आइडियोलॉजी के निर्यात की बात कही जो सऊदी अरब के लिए अपने आप में खतरे की घंटी थी। खोमैनी ने अल सऊद को अमेरिकन लैकीज यानी अमेरिका के नौकर कहा। उन्होंने सऊदी अरेबिया की मक्का और मदीना की कस्टोडियनशिप को डायरेक्टली चैलेंज किया। उनका मैसेज था ट्रू इस्लामिक लीडरशिप तेहरान में है, रियाद में नहीं। यानी इन्होंने सऊदी अरब पर चोट की। हिस्टोरियन किम घत्ताज ने अपनी किताब ब्लैक वेव में लिखा है 1979 turned Saudi Arabia a Sunni country and Iran a Shia country. Two countries that had been friends, allies, competitive but not enemies into mortal enemies. ये एक ऐसा रप्चर था जो डिप्लोमेटिक लेवल पर नहीं, साइकोलॉजिकल लेवल पर और सिविलाइजेशनल लेवल पर था। ईरान के इस खतरे से निपटने के लिए सऊदी अरेबिया ने दो तरह के रिस्पॉन्स दिए। पहला, सऊदी अरब ने वहाबिज्म को ग्लोबली एक्सपोर्ट करना शुरू किया। सुन्नी ऑर्थोडॉक्सी को इन्होंने एक काउंटर नैरेटिव के रूप में प्रेजेंट करना शुरू किया। दूसरा कदम यह उठाया कि इराक के सद्दाम हुसैन को सऊदी अरब ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया, खासतौर पर तब जब ईरान और इराक के बीच में 1980s में लड़ाई चल रही थी। इस तरह से 1980 के दशक में लड़ी गई ईरान इराक वॉर एक प्रॉक्सी कन्फ्रंटेशन थी। सऊदी मनी, अमेरिकन इंटेलिजेंस और इराकी सोल्जर्स इन सब ने मिलकर ईरानी रेवोल्यूशन को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद ईरान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 1979 के तख्ता पलट के बाद ईरान ने एक ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप की जो आज तक दुनिया के सबसे इफेक्टिव एसिमेट्रिक वॉरफेयर मॉडल्स में से एक है। यानी कि ईरान डायरेक्ट युद्ध लड़ने के साथ साथ एक अलग विद्रोही गुटों को सपोर्ट करने वाला नेटवर्क खड़ा करता है जो ईरान के लिए काम करे। IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और उसकी एलीट कुद्स फोर्स ने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेबनान में हिजबुल्लाह, जो आज अपने आप में एक स्टेट विद इन अ स्टेट की श्रेणी में आता है, जिसने 2006 में इजराइल के साथ वॉर लड़ी और जो आज तक लेबनान की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करता है। या फिर अगर आप यमन को देखो तो यहाँ पर हूती हैं जिन्होंने सऊदी अरेबिया के सदर्न बॉर्डर को एक परमानेंट हेडेक बना दिया है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट को इन्होंने थ्रेटन किया और अरामको फैसिलिटीज पर ड्रोन स्ट्राइक किए। इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस शिया मिलिशियास जो 2003 के बाद अमेरिकन इन्वेजन के वैक्यूम में ईरानियन इन्फ्लुएंस के कैरियर बन गए। सीरिया को अगर देखो तो जहां ईरान ने बशर अल असद को बचाने के लिए अफगान और पाकिस्तानी शिया फाइटर्स तक डिप्लॉय किए। सिमोन मेबॉन अपनी किताब सऊदी अरेबिया एंड ईरान पावर एंड राइवलरी इन मिडिल ईस्ट में बताते हैं कि सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी सिर्फ धर्म की वजह से नहीं है। सऊदी अरब एक सुन्नी राजतंत्र है और ईरान एक शिया इस्लामी गणराज्य। दोनों की राजनीतिक व्यवस्था और विचारधारा एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसीलिए दोनों को डर रहता है कि अगर दूसरे देश का प्रभाव बढ़ा तो वो उनके अपने देश के लोगों को प्रभावित कर सकता है
और उनकी सरकार की वैलिडेशन पर सवाल खड़े हो सकते हैं। सऊदी ईरान राइवलरी में एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये फैक्टर रिलीजन से अलग है और इस फैक्टर का नाम है क्रूड ऑयल। 1974 में यूएस सऊदी पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट हुआ। सिंपल टर्म्स में बताऊं तो सऊदी अरेबिया ने एग्री किया कि तेल सिर्फ यूएस डॉलर्स में बेचा जाएगा। इसके बदले में अमेरिका ने सऊदी को सिक्योरिटी की गारंटी दी। इस डील से यूएस को यह फायदा हुआ कि यूएस डॉलर पूरी दुनिया में फैल गया और डॉलर की मोनोपोली हो गई। लेकिन इसी दौरान ईरान पर सैंक्शन लगे हुए थे, इसलिए वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाया। यही वजह है कि ईरान ने अपने देश के लिए एक विरोधी इकोनॉमी को डेवलप किया। इसने शैडो टैंकर्स का एक बड़ा फ्लीट डेवलप किया। 2022 में ये फ्लीट 97 वेसल्स की थी। 2025 आते आते ये फ्लीट 3,500 के आसपास हो गई। इस फ्लीट की हेल्प से चाइना को डिस्काउंटेड ईरानियन ऑयल मिलता रहा, यानी कि सैंक्शंस के बावजूद ईरान के ऊपर कोई बड़ा खतरा नहीं आया, उसका तेल बिकता रहा। सऊदी अरब और ईरान के बीच लड़ाई और पेट्रो डॉलर का बैरियर होने के बावजूद ईरान आसानी से अपने तेल को सप्लाई करता रहा। यह सिस्टम पेट्रो डॉलर को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा था। फिर मार्च 2023 में एक ऐसी न्यूज़ आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। चाइना ने सऊदी अरब और ईरान के बीच में फिर से दोस्ती कराने की कोशिश की। एक ऐसी डिप्लोमेटिक डील हुई जिससे दोनों देशों में एक दूसरे की एम्बेसी फिर से खुल गई। इस दौरान कई पुरानी डील्स को दोबारा एक्टिव करने की कोशिश हुई और दुनिया को एक मैसेज भेजा गया कि अब चाइना भी सऊदी और ईरान के बीच में एक बड़ा पावर ब्रोकर बनकर उभरेगा। लेकिन ये डील ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी, क्योंकि दोनों ही देशों की अपनी अपनी मांगें थी। सऊदी अरेबिया चाहता था कि ईरान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क जैसे कि हुती, हिजबुल्ला, इन सबको बंद करे या स्ट्राइक डाउन करे। तो वहीं ईरान की डिमांड थी कि खाड़ी के जो देश हैं वो पहले वॉशिंगटन यानी अमेरिका से दूरी बनाएं। इन सब के बीच 2023 में हमास का इजराइल पर अटैक हुआ और इसके बाद शुरू हो गई गाज़ा वॉर। और इस गाज़ा वॉर की वजह से सारी की सारी डील्स और सारी की सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई। तो जो दोस्ती हो सकती थी वो हो नहीं पाई और सबसे बड़ी बात यह हुई कि ईरान और सऊदी की दुश्मनी फिर से ताज़ा हो गई। लेकिन अभी जो फरवरी में इस साल हुआ है उसने शायद ईरान और सऊदी को हमेशा के लिए दुश्मन बना भी दिया है। सऊदी अरब जो है वो अमेरिका को सपोर्ट करता है और अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या की है। तो जाहिर सी बात है कि ईरान का एक बहुत बड़ा जो अटैकिंग पॉइंट होगा वो सऊदी अरब भी होगा। इसका एक रिलीजियस एंगल भी है कि शिया इस्लाम को जिस तरह से रिप्रेजेंट करता है ईरान, वैसे ही सुन्नी इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है सऊदी अरब। तो ये जो रिलीजियस डिवीजन है ये भी कहीं ना कहीं दोनों की दुश्मनी को और ज़्यादा गहरा कर रहा है। अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? क्या हम वाकई तरक्की कर चुके हैं या हम आज भी उसी 7वीं सदी की रंजिश को मॉडर्न और घातक हथियारों के साथ दोहरा रहे हैं? डार्क फ्लीट से लेकर हॉर्मुज की नाकाबंदी तक ये स्ट्रगल ग्लोबल एनर्जी और लीडरशिप क्राइसिस बन चुका है। इतिहासकार सिमोन मोबॉन की वो बात आज बहुत ज़्यादा सटीक बैठती है कि सांप्रदायिकता सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल है। असली जंग उस वर्चस्व की है जो धर्म के नाम पर इंसानी वजूद को दांव पर लगा रही है। जाहिर सी बात है कि ये लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है और इसमें बहुत सारे आम लोगों का नुकसान होने वाला है। लेकिन इसके साथ ये भी तय है कि लंबे टाइम तक ईरान और सऊदी की कोई दोस्ती हो पाएगी, इस पर कह पाना बहुत मुश्किल काम है। अब आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।